हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्वागत है आपका इस वीडियो में। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर। ठीक है, देखो ये है पहले चैप्टर का नाम, जैसा कि हमने पहला इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। सो मीनिंग, डेफिनेशंस, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूं। हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। देखिए, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, जब से स्टार्ट किया, तो पहले आपने समझा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे इवॉल्व हुई, कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई, क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई, क्या उसका पर्पस था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में आए। तो ठीक उसी प्रकार से पहले हम समझेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे विकास हुआ उसका, धीरे धीरे क्यों उसका विकास हुआ उसमें, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आखिर क्या क्या फर्क है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है एक मैनेजर, एक बिजनेसमैन के लिए उस कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए, तो इसी के साथ हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, और जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सर, आप इतनी देर से कह रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, क्यों ना एक बार हम ये जाने कि आखिरकार ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या चीज। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है अगर समझ में आ गया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी समझ में आ जाएगा। पर सर, ये इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो वो है विकास। ठीक है, विकास का मतलब ग्रोथ। कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रो हुई, क्यों ग्रो हुई, वो हम यहां समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार नजर डालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। देखिए, ये जो आप अपने सामने कंटेंट देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का, और उसके अंदर जो भी नंबर्स, पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको ये पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा मैं जो एग्जाम्पल्स दूंगा, मैं जो पॉइंट्स आपको नोट डाउन कराऊंगा, वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। कोई चीज अगर आपको नोटबुक में नहीं लिखनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको वो चीज फिर नहीं लिखनी है। चलिए, तो अभी जो मैं लिख रहा हूं, प्लीज राइट इट डाउन, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। चलिए, तो मतलब समझते हैं किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है कॉस्ट और एक है आपका अकाउंटिंग। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अकाउंटिंग के बारे में, जिसके बारे में मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपको पता होगा। अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। देखो, बिजनेस में बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने देखा ही होगा, जैसे कि मटेरियल खरीदना, जैसे कि सैलरी पे करना, रेंट पे करना, पोस्टेज, टेलीग्राम का खर्चा देना, वेजेस पे करना, ठीक है, सेल्स जनरेट करना। भिन्न भिन्न प्रकार के आपको ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। उन ट्रांजैक्शन को कहीं रिकॉर्ड किया जाता है, करेक्ट, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। सो वो जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, क्या होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम टेक्निकल भाषा में अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे वर्ड में, जिसका नाम है कॉस्ट। अब आप खुद सोच के देखिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि अगर आपको अकाउंटिंग का मतलब पता है, विच इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक साथ क्या हुआ? तो आपको जवाब मिलेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। जब आप कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो तो कहीं तो करोगे, उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग की बुक्स। चलिए, तो एक बार ये भी समझते हैं कि आखिरकार ये कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए सपोज करिए कि आप बाजार गए और आपको बाजार जाके एक एयर कंडीशनर परचेस करना है, एसी। ठीक है, तो आप बाजार गए, आपने एक रिक्शा लिया और आपने रिक्शे वाले को 50 रुपए दिए। आप एसी की दुकान पे पहुंचे, आपने वहां से 15,000 रुपए का एक एसी खरीदा। आप वापस आए, अभी आपके पास एसी है तो रिक्शे वाला ज्यादा पैसे लेगा, तो उसने आपसे 200 रुपए ले लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एसी को खरीदने की आपके लिए, ठीक है, लागत कितनी है, कितना पैसा आपकी जेब से लगा इस एसी को खरीदने के लिए, तो आप बोलोगे सर 15,000 प्लस 50 रुपए प्लस 200 रुपए, यानी कि 15,250 रुपए। तो ये जो 15,250 रुपए है, ये है आपकी लागत इस एक एसी को खरीदने की।
बिल्कुल मानते हैं इस बात को। इस लागत को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होती है? कोई भी चीज जब आप खरीदते हो, चाहे वो कोई गुड्स हो, कोई आइटम हो, कोई सर्विस हो, ठीक है, आपको उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसे कहा जाता है कॉस्ट। और जब हम उस खर्चे को प्रॉपरली अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा तो नहीं डायरी में लिखते जाएंगे बिजनेसमैन अपने खर्चे, नहीं, तो जब उन खर्चों को हम अच्छे से एक प्रॉपरली बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहा जाता है कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, यानी कि कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, इसे कहते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिला होगा कि आखिरकार ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है, कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और कॉस्ट को हम बोलते हैं हमारी लागत। चलिए, तो इसी के साथ अब हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि आखिरकार ये कॉस्ट अकाउंटिंग इवॉल्व कैसे हुई। इवॉल्व का मतलब मैंने आपको बताया था, इवॉल्व का मतलब होता है किसी भी चीज का विकास होना। कोई भी चीज जब, ऐसा तो नहीं एकदम से आ गई, धीरे धीरे ग्रेजुअली आती है, और कुछ रीजन होते हैं उसके कि वो चीज क्यों इवॉल्व हुई। तो चलिए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इसको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कंपटीशन, अनसर्टेनिटी, रिस्क। कंपटीशन का मतलब आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सर, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जब आपको कोई चीज क्लियर कट नहीं पता होती। आप बोल सकते हो कि अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एक प्रकार का कंफ्यूजन, आप श्योर नहीं हो कि आखिरकार क्या हो रहा है या होने वाला है। एंड रिस्क, उसके बाद चेंज इन एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट की बात हो रही है? गर्मी, सर्दी, बरसात? बिल्कुल भी नहीं, यहां पे हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में, ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में। और तीसरा पॉइंट है चेंज इन पॉलिटिकल आउटलुक। चेंज इन पॉलिटिकल आउटलुक का मतलब होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका नजरिया। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एक नए नजरिए के साथ आती है, एक नई पॉलिसीज के साथ आती है। जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है, आपने न्यूज में, पेपर में देखा होगा कि एक नई पॉलिसी आ गई, एक नया नियम आ गया, एक नए रेगुलेशंस आ गए, ठीक है। तो जब इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने लगा, जब आपका जो मार्केट था वो बहुत अनसर्टेन हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, बिजनेसमैन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है अगले साल, ठीक है। जब रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ चुके हैं। पहले एक छोटी सी कंपनी होती थी, अब वैसे ही 100 प्रकार की कंपनीज है। आप अपने आसपास देख लीजिए, आप जब बिस्किट खरीदने जाते हैं, आज से बहुत साल पहले, ठीक है, पार्ले जी के बिस्किट आते थे, वो आज भी आते हैं, लेकिन आज जब आप मार्केट में जाते हैं तो एक पार्ले जी नहीं, उसके साथ साथ लाइन से 50 बिस्किट आपको वहां पे अलग अलग कंपनीज के मिलेंगे। तो सोच के देखिए कंपटीशन कितना बढ़ गया। तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ा, नई नई कंपनीज आई, तो अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन बढ़ा, रिस्क बढ़ चुका है बिजनेस के लिए। और बिजनेस के जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में एक बिजनेसमैन, एक कंपनी काम करती है, वो एनवायरनमेंट चेंज होने लगा, नियम बदल गए, चाहे वो इंपोर्ट के हों, एक्सपोर्ट के हों, या लोकली आपको जो चीजें सेल करनी होती है अपनी सिटी में, अपने गांव में, अपने देश में, वो भी रूल्स रेगुलेशन चेंज होने लगे। पॉलिटिकल आउटलुक चेंज हुआ। जब नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आई तो उनका विजन, उनकी सोच कुछ और थी, वो दूसरी कंट्री से भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड थी, ठीक है, तो उन्होंने अपना नई पॉलिसीज लेके आ गए, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हुई, आप खुद सोच के देखिए, इतनी सारी चीजें हो गई, तो आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको इन सब चीजों को समझने में आपकी मदद कर सके? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने पढ़ा ही हुआ है। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी आपने इस बारे में पढ़ा कि बिजनेस में बहुत कंपटीशन हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? नहीं पढ़ा है, ना पढ़ेंगे आप, क्योंकि उसका पर्पस ही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है P&L बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, P&L बैलेंस शीट बनाओ, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करो। लेकिन हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो इन चीजों को कवर करे और हमें बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन, निर्णय को लेने में मदद करे। यहां पे आई आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहां से कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टार्ट हुआ है कि भाई हमें एक ऐसा टॉपिक चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो इन चीजों को भी तो डील करे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इट फेल्स टू फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन देने में फेल हो गई, इसलिए आया दिस हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो अगर ये सब नहीं होता तो ये सब्जेक्ट नहीं होता, आप यहां नहीं बैठे होते, मैं यहां नहीं बैठा होता, यानी कि मैं ये सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा रहा होता, ठीक है। और आखिरी पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा,
इट जनरेट्स इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशंस, मेजरिंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देखो, जब कॉस्ट अकाउंटिंग आई तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या था, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन वो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको देने के लिए आया। वो आपको ये बता रहा था कि देखो, आप अपने बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, जो बिजनेस के काम हैं डे टू डे के, ठीक है, चाहे वो कोई मटेरियल खरीदना हो, चाहे किसी लेबर कोई वर्कफोर्स को पेमेंट करनी हो, चाहे आपको मार्केट में सेल करनी हो, डिमांड का पता करवाना हो, एडवर्टीजमेंट के खर्चे करने हो, जो भी आपको करना है, आप उसे कैसे कंट्रोल में ला सकते हो। ठीक है, आप कैसे अपनी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो। जैसे कि आप मटेरियल ला, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो कितना आटा आया, उसमें से कितना आटा यूज हुआ, कितना वेस्ट हुआ। जब वेस्ट होता, आटा गिरता, तो घर में डांट पड़ती कि भाई तुमने तो कितना आटा वेस्ट कर दिया, तुम एफिशिएंट नहीं हो। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से उस काम को करते हैं। तो एक बिजनेसमैन भी ये जानना चाहता है कि मेरे जो वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, मैं जो मटेरियल खरीद रहा हूं, वो कितनी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन में, कहीं कोई खराब तो नहीं हो रही कोई चीज। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मेहनत करता है, काम करता है, हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दैट इज प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सके। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ये नहीं बताता प्रॉफिट कैसे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बोलता है भाई तुमने साल भर ये किया है, चलो इसका हिसाब किताब निकालो और बता दो प्रॉफिट कितना आया है। ये कौन बताएगा कि उस प्रॉफिट को बढ़ाया कैसे जाए, वो बताता है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, और वो इसलिए इवॉल्व हुआ, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का विकास हुआ। इतना कंपटीशन था, इतने अनसर्टेनिटी थी, इतने कंफ्यूजन्स थे, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हुई, तो हमें जरूरत है एक ऐसे सब्जेक्ट की जो इन सब चीजों के बारे में हमें ज्ञान दे सके, हमें बता सके। हम कौन है? बिजनेसमैन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए यहां से स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। और कॉस्ट अकाउंटिंग ने आपको बताया कि आप कैसे अपने बिजनेस के डे टू डे वर्क को कंट्रोल में ला सकते हो, कैसे आप अपनी एफिशिएंसी, अपनी गुणवत्ता, एफिशिएंसी का मतलब होता है गुणवत्ता, आप कैसे उसे बढ़ा सकते हो, और कैसे आप अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हो। तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये सब कुछ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। इंडिया में ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन है, जो कोर्स आप कर रहे हैं, और जब आप इस कोर्स को कर लेंगे तो आप भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोफेशनल कहलाएंगे। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे ये चीज बढ़ी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। सो 1949 में, आजादी के 2 साल के जस्ट बाद, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए, और उस एक्ट में ये बताया गया कि किस प्रकार से जो भी हमारे कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो कोर्स है, या कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी, वगैरह वगैरह, हर एक चीज इस एक्ट के अंदर बताई गई। नाउ करेंटली, यानी कि अभी, दिस इज नोन एज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आज अब जब आप बाहर जाएंगे और कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, और किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो आप उसको जवाब देंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये है इसका करेंटली नाम, इस नाम से हम इसे जानते हैं। पहले से द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, अभी द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, एंड इन 1968, 1968 में GOI का यहां पे फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन 1968 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो। देखिए, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसका ऑडिट भी करवाना पड़ता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बुक्स को चेक करवाना पड़ता है कि सब कुछ सही हुआ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन आया, ओके, इतना ज्यादा फेमस हुआ, हर कंपनीज कॉस्टिंग को इतना इंपॉर्टेंस देने लगी, कॉस्टिंग के बराबर रिकॉर्ड्स बनने लगे, तो आपको नहीं लगता कि उसका ऑडिट भी होना जरूरी है? तो इसलिए 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया आपका कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ लोगो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता ही है कि आपके एग्जाम्स में MCQs की क्या इंपॉर्टेंस है।
एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एक सवाल रहेगा और उसके बेस पे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आपको एक सही उत्तर, एक सही ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट करना है। तो चलिए इसी के ऊपर एक सिंपल सा एमसीक्यू मैं आपको दिखाता हूं जो आपके एग्जाम में बन सकता है। यह है आपका पहला एमसीक्यू। तो यह है आपके सिलेबस का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान से रखिएगा कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। सो व्हाट इज द करंट नेम ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंडिया में जो कॉस्ट इंस्टीट्यूट है, जो कॉस्ट की बॉडी है, ठीक है, जो आपके कोर्स को, कॉस्टिंग को रेगुलेट करती है कंपनीज के लिए, उसे रेगुलेट का मतलब होता है कि कहाँ कितना क्या कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे रूल्स लगाए जाएंगे। उस इंस्टीट्यूट का अभी करंट में आज की तारीख में क्या नाम है? क्या हम उसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। क्या हम उसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए आपको एक नई चीज पता चली। क्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ इंडिया ये भी एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर क्या हम उसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? हाँ बिल्कुल, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आपका सही जवाब है सी। चलिए एक बार डी वाला भी देख लेते हैं क्या है और ये गलत क्यों है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, ओके, जहां पे लॉ के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है। चलिए तो इस प्रकार के जो आपका पहला एमसीक्यू था और इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज आप इस सिलेबस के दौरान देखने वाले हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं जो इस पूरे कॉस्टिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, उनके बारे में समझते हैं। जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉस्ट। आखिरकार इस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ओके, एंड एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। डोंट वरी, इसको अभी अच्छे से आपको बताता हूं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनकर्ड का मतलब देखिए यहां पे होता है कोई ऐसा खर्चा, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा हो गया, इनकर्ड कोई ऐसा खर्चा जो आपने अपने ऊपर ले रखा है। जैसे कि सपोज करिए कि अगर मैं एक रेंटेड घर पे रहता हूं, ठीक है, तो मैंने एक खर्चा अपने ऊपर ले रखा है। कौन सा? रेंट। सो रेंट इनकर्ड, सपोज करिए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है। तो इनकर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो आपने अपने ऊपर ले रखी है और अब ये आपकी लाइबिलिटी है, आपका दायित्व है कि आप उसे पे करें। दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखते हैं, रेंट फॉर ऑफिस स्पेस, ठीक है, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। रेंट फॉर ऑफिस स्पेस, सपोज करिए कि ये है 1,000 रुपए। सो ये है आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर दी ऑफिस स्पेस। जो आपका ऑफिस स्पेस है जहां पे आप अपना काम करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आप 1,000 रुपए का रेंट दे रहे हैं। ये है एक्सपेंडिचर इनकर्ड और इसी को हम कहते हैं कॉस्ट। एक कंपनी के लिए ये 1,000 रुपए लागत है उस ऑफिस स्पेस को यूज करने के लिए। सो कॉस्ट का मतलब होता है जो भी एक्सपेंडिचर आप व्यय करते हैं, इनकर करते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। दूसरे पॉइंट पे नजर डालते हैं, एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। एट्रीब्यूटेबल का यहाँ पे जो मीनिंग होता है, ध्यान से देखिएगा, एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है, अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो वो है कारण। यानी कि आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है, जो खर्चा किया है, जो कॉस्ट आपने लगाई है, जो पैसे आपने दिए हैं या आप देने वाले हैं, वो किस प्रोडक्ट या किस सर्विस के कारण से हुए हैं, ठीक है। तो अगर किसी खर्चे को आप किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के ऊपर एट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप बता सकते हैं कि ये खर्चा इस प्रोडक्ट की वजह से, इस प्रोडक्ट के कारण से हुआ है, ठीक है, तो उसे भी हम बोलेंगे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट। देखिए कॉस्ट, लागत एक किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस से रिलेटेड होती है। एक कंपनी जो क्रिकेट बैट बनाती है तो वो ये देखेगी कि क्रिकेट बैट बनाने के लिए, ठीक है, कौन कौन से खर्चे हम कर रहे हैं जो उस क्रिकेट बैट के होने की वजह से हैं। तो एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि वो कॉस्ट, वो खर्चे जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने की वजह से या किसी सर्विस को देने की वजह से, कारण से हुए हैं, उसे आप उस प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट बोलेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्रिकेट बैट। अभी क्रिकेट बैट आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो आप बना के तैयार करेंगे, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको चाहिए वुड, वुड यानी कि लकड़ी, ठीक है, आपको क्या चाहिए? वुड, वुड यानी कि लकड़ी। और ये लकड़ी आपने खरीदी है
मान के चलिए 10,000 रुपए में, तो ये जो 10,000 रुपए है ये क्या है, ये खर्चा है जो आपने इनकर किया है और ये एट्रीब्यूटेबल है, ये किसके कारण से हुआ है, आपके प्रोडक्ट की वजह से, जो कि है क्रिकेट बैट। ठीक है, इसे कहा जाता है कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट का मतलब होता है सर कोई एक्सपेंडिचर जो हमने इनकर किया है किसी गिवन प्रोडक्ट या सर्विस के होने की वजह से, या उस गिवन प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, उसे हम उस प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले वर्ड का मीनिंग, और वो है कॉस्टिंग का एक कदम आगे, कॉस्ट का एक कदम आगे कॉस्टिंग। कॉस्ट के बारे में आपने समझ लिया, कॉस्ट क्या होती है, एक तरह से लागत होती है, जो खर्चे होते हैं जो आप बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट सर्विस के लिए करते हैं। अब उसके बाद आती है कॉस्टिंग। देखिए कॉस्टिंग का मतलब क्या है, यहां पे इस लाइन को पढ़ते हैं हम, टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। असर्टेनिंग का मतलब होता है जानना, कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट को जानना। सर किसकी कॉस्ट को, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, और आपको इसे आपकी नोटबुक में भी लिखना है, आपको पता ही है। तो क्रिकेट बैट, ठीक है, इसका एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले मैंने। तो एक क्रिकेट बैट बनाने के लिए, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्रिकेट बैट बनाते हैं, चलो मुझे को बताओ कि एक क्रिकेट बैट की, ठीक है, आपके लिए कितनी कॉस्ट है। थोड़ी देर पहले हमने कॉस्ट का मतलब बताया था आपको, है ना। तो एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए आपके लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए अगर हमें एक क्रिकेट बैट बनाना है, ठीक है, तो हमें उसके लिए वुड खरीदना पड़ेगा, लकड़ी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, और सर क्रिकेट बैट के ऊपर स्टिकर लगे होते हैं, हमें वो स्टिकर भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और सर कोई ना कोई वर्कर या लेबर होगा जो इस क्रिकेट बैट को बना रहा होगा, तो उस वर्कर को भी पैसे देने होंगे, बिल्कुल देने होंगे। तो सब इस तरह से हर एक वो खर्चा, हर एक वो एक्सपेंडिचर जो हम इस बैट को बनाने के लिए इनकर कर रहे हैं, जो कि इस बैट की कॉस्ट है, या वो सारे खर्चे जो इस बैट के होने के कारण से है, एट्रीब्यूटेबल टू दिस बैट, वो हम इसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे सर, जैसे सपोज करिए कि वुड का खर्चा है 1000 रुपए, स्टिकर का खर्चा है 100 रुपए, और वर्कर को आपने दिए 200 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल लागत कितनी आ गई इस एक बैट को बनाने के लिए, वो आ गई 1300 रुपए। तो जिस तरीके से, जिस प्रकार से, जिस टेक्निक से, ठीक है, जिस प्रोसेस से आपने इस 1300 रुपए का कैलकुलेशन किया है, उस तरीके को, उस प्रोसेस को कॉस्टिंग कहा जाता है। तो कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, यानी कि कॉस्ट को जानते हैं कि हाँ भाई ऐसे कॉस्ट निकाली जाती है ना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, आइए। सो प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इंक्लूड्स हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल होंगी चीजें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें, ध्यान समझिएगा। कॉस्टिंग का मतलब समझ में आ गया, हाँ सर, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसे कॉस्टिंग कहते हैं। अब होता क्या है, अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस की प्रोसेस हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस हर एक केस में जो कॉस्टिंग का तरीका होता है, जो कॉस्ट जानने का तरीका होता है, वो थोड़ा बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इंक्लूड्स हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एटसेट्रा, और भी है। तो ये अलग अलग जो आप देख रहे हो यहाँ पे नाम ना, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये तरीके हैं कॉस्टिंग करने के अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जब ये टॉपिक्स आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इनके अंदर क्या किया जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है कि कॉस्ट क्या होती है, जो भी हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंस इनकर करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, वो उसकी लागत, उसकी कॉस्ट होती है। और कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को, टोटल लागत को जानने का तरीका। चलिए अगला मीनिंग देखते हैं, थर्ड, और वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट भी है और अकाउंटिंग भी है, यानी कि हम खर्चों के ही बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट, और कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है। अब देखो खर्चों की अकाउंटिंग करने के लिए, जो भी एक्सपेंडिचर आपने किए हैं इतने सारे, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोच के देखिए सर। सबसे पहले हमें उन खर्चों की इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि खर्चा कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, कितना कर रहा है, तो आप कैसे उसको आगे चल के उसकी अकाउंटिंग करोगे, उसे रिकॉर्ड करोगे, उसकी जर्नल एंट्री पास करोगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है
प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, गैदर करने का मतलब होता है यहां पे इकट्ठा करना। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो किसको? जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपने कितने खर्चे किए, कहां कहां किए, कितने लोगों को सैलरी दी, कितनी सैलरी दी, मटेरियल कहां से खरीदा, किस सप्लायर से खरीदा, किस प्राइस पे खरीदा, हर प्रकार की जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो इकट्ठी की जाती है। उस प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपने कॉस्ट इकट्ठी की है इसे आप अटैच करेंगे। ओके, अटैचिंग द कॉस्ट टू दी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान समझना। आपके बिजनेस के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर आप कोई ना कोई चीज तो बना ही रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे। जैसे हमने क्रिकेट बैट का एग्जांपल लिया था, तो आप जो क्रिकेट बैट बना रहे हो, ठीक है सर, वो क्रिकेट बैट आपके लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूं तो एक चीज है। वो क्रिकेट बैट आपके लिए एक चीज है जिसकी आपको कॉस्ट पता लगानी है ना। अब वो कॉस्ट पता लगाने के लिए पहले कॉस्ट को गैदर तो करो, इकट्ठा तो करो, और इकट्ठा करने के बाद उसे उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि उस क्रिकेट बैट के ऊपर अटैच कर दो, चिपका दो। चिपका दो मतलब ये नहीं कि चिपका ही दिया, चिपका देने का मतलब होता है कि जितनी भी कॉस्ट आपने पता करी है उसमें से कितनी कॉस्ट इस क्रिकेट बैट के ऊपर जाएगी उसे अटैच करो, उसके ऊपर उसके साथ जोड़ो। अटैच का जो यहां पे ज्यादा बेटर मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा जोड़ो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं कॉस्ट से रिलेटेड सारी की सारी, उसे गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसको अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ले जाके क्या करते हैं? अटैच कर देते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम और ज्यादा चर्चा करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली एक वो चीज होती है जिसके लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको और डिटेल में। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, ऐसी चीज जिसके लिए कॉस्ट, ठीक है, निकाली जाती है, जिसके लिए कॉस्ट निकाली जाती है। बिल्कुल आप इसे लिखिए और हिंदी पे लिखिए अपनी नोटबुक में, ताकि आप कभी भी इसे ना भूलें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो बजट सेटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बजट भी सेट किए जाते हैं। बजट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा है। हर एक कंपनी, एक दुकान, एक छोटी दुकान, बड़ी दुकान, हर कोई अपने बिजनेस के लिए एक बजट तैयार। बजट मतलब आप जो आगे चल के भविष्य में जो एक्सपेंडिचर करने वाले हो, सपोज करो अगले महीने, तो अगला महीना भविष्य हो गया, तो अगले महीने में जो जो एक्सपेंडिचर करने वाला हूं मैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेता हूं, उसे बोलते हैं बजट सेट करना। तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का पता लगाना। अब एक्चुअल कॉस्ट तो सर नाम से समझ में आ गई, ये वो कॉस्ट है जो एक्चुअल में इनकर होती है। तो क्या सर कोई ऐसी कॉस्ट भी होती है जो एक्चुअल में नहीं होती? हाँ, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का यहां पे मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो आपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही अंदाजा लगा लिया था। ठीक है, अब क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। और फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ध्यान से समझिएगा, वेरिएंसेस को एनालाइज करना। अब वेरिएंसेस का मतलब होता है, सिंपल भाषा में लिख देता हूं आपके लिए, डिफरेंस। तो आपने जो कॉस्ट देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड अंदाजे वाली कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट। तो आपने कितनी कॉस्ट अंदाजा लगाई, कितनी आपकी कॉस्ट एक्चुअल में हुई, उसके बीच डिफरेंस तो निकालो। ठीक है, और लास्ट चीज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस प्रकार से प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, या कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग आपको देता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, इसके अंदर हम कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं। हम कॉस्ट को अपने फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, अपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि वो चीज जिसके लिए कॉस्ट निकाली जाती है, कॉस्ट को अटैच करते हैं, जोड़ देते हैं। हम बजट बनाते हैं, हम एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट। हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस भी निकालते हैं जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं, और हम प्रॉफिटेबिलिटी का भी कैलकुलेशन करते हैं। ये होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए आखिरी मीनिंग देखेंगे और वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी का। तो देखिए, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, कंफ्यूज मत होना, और ये है कॉस्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में एक फर्क होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रैक्टिकल काम, आप अकाउंटिंग कर रहे हो।
आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, लेजर्स बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है, प्रैक्टिकली आप एक्चुअल में कर रहे हो। अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी, इसको इमेजिन करो, सोचो एक ऐसी किताब है जिसके अंदर अकाउंटिंग करने का तरीका बताया गया है, नियम बताया गया है, रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, उसको कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग करने के जो तरीके हैं, उससे क्या होगा, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम दोनों चीज पढ़ चुके हैं, हमने कॉस्टिंग पढ़ ली, क्या होती है, क्या होती है सर, कॉस्ट निकालने का तरीका, उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये सब होता है। तो कॉस्ट निकालने का तरीका, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके अंदर जो नियम है, जो इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, उसे अप्लाई करोगे ना आप, अल्टीमेटली एक्चुअल में लगाओगे, कैसे लगाओगे, कहां लिखा है कैसे लगाना है, वो सब कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटेंसी का पर्पस होता है कि आप अपनी कॉस्ट को अपने कंट्रोल में ला पाओ। आप सोच के देखिए, आप क्रिकेट बैट बना रहे थे, ठीक है, क्रिकेट बैट बनाने की एक लागत थी, एक कॉस्ट थी, अभी आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई आपका बैट ही नहीं खरीद रहा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो आगे चल के सेल प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो कैसे आप उस कॉस्ट को कंट्रोल करोगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी बताएगा आपको। कैसे आप प्रॉफिट निकालोगे? कॉस्ट अकाउंटेंसी बताएगी आपको। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यूअस बेसिस का मतलब क्या होता है सर? कंटिन्यूअस बेसिस का मतलब होता है लगातार कोई भी चीज, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, मैंने आपसे बोला ठीक है आपके एग्जाम आ रहे हैं, चलिए पढ़िए, आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपने 10 दिन कुछ नहीं पढ़ा, क्या आपको इससे बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर जो भी प्रिंसिपल, जो भी तरीके, जो चीज भी आप सीखते हो, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, लगातार किया जाता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने कॉस्ट को कम कर लिया, साल भर तक मैंने उसको देखा भी नहीं, कंटिन्यूअस बेसिस, लगातार आपको कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। उसके बाद फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आपको याद होगा कि जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग जब हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, तो मैंने आपको बताया था कि मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहां से आएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगी। ठीक है सर, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्यों ये पॉइंट लिखा है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो भी काम होते हैं उसको अप्लाई करने का तरीका। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी भी एक तरह से मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन की जरूरत को पूरा करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसमें सबसे पहला था आपका कॉस्ट का मतलब, यानी कि आपने क्या क्या खर्चे करे हैं, इनकर किए हैं, व्यय किए हैं। इनकर का हिंदी में मतलब होता है व्यय करना, जो कि एट्रीब्यूटेबल है, यानी कि किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की वजह से हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉस्टिंग क्या होता है। तो कॉस्टिंग बेसिकली एक तरीका है कॉस्ट को जानने का, उसे असरटेन करने का। अलग अलग तरीके से हम कॉस्टिंग करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज नहीं, अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, अलग, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई दवाई बनाता है, कोई बिस्किट बनाता है, कोई सर्विस देता है। तो हर किसी के लिए कॉस्टिंग करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं कॉस्टिंग की, उसे कॉस्ट के ऊपर, अपने प्रोडक्ट या सर्विस या कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आते हैं, बजट बनते हैं, स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल होता है, वगैरह वगैरह। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो, सॉरी कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्टिंग में जो आपने पढ़ा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, उससे रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन, नियम कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपको दिए जाते हैं। और पर्पस है कि भाई किस तरह से कॉस्ट को कम किया जा सके, किस तरह प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा चुके, और ध्यान क्या रखना है कि ये लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए, अगर आप इसके प्रॉपर जो फायदे हैं वो चाहते हैं तो। और ये इंफॉर्मेशन नीड पूरी करता है, जरूरत पूरी करता है मैनेजमेंट की। उम्मीद करता हूं आपने सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक में लिखे होंगे। चलिए आइए ये वाले इसको समझते हैं हम। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो स्कोप वर्ड है, मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूं, बहुत बार आपको ये वर्ड आगे मिलेगा। स्कोप का मतलब होता है यहाँ पे दायरा। ठीक है, दायरा का मतलब होता है लिमिट सेट करना। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, स्कोप का मतलब होता है दायरा। दायरा मतलब एक सर्कल है कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या सर्कल है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या दायरा है जिसके बाहर वो एप्लीकेबल नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कॉस्ट को असर्टेन करना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि असर्टेनमेंट का मतलब होता है कॉस्ट को जानना। ओके, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है, हम कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट या कॉस्ट को जानना। दूसरा जो स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है कॉस्ट बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग ये जो वर्ड है ये आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि कैसे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखते हैं, कैसे जो इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं कॉस्टिंग के उन्हें रिकॉर्ड करने के बाद आप कैसे कीप करते हैं, कैसे संभाल के रखते हैं, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग। ठीक है, सिंपल भाषा में। ना कॉस्ट बुक कीपिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जाना जाता है, असर्टेन किया जाता है, ये नहीं आता। ये भी आता है कि आप कॉस्ट की बुक्स को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो हाउ टू मेंटेन द कॉस्ट बुक्स। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं वैसे कॉस्टिंग की भी बुक्स होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का तीसरा जो स्कोप है, जो दायरा है, वो है कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना। तो ये बिल्कुल इसके दायरे के अंदर आता है। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है हाउ यू कंट्रोल और यू कैन से हाउ यू रिड्यूस योर कॉस्ट। आप अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं और कैसे आप उसे कम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाउ टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, हाउ टू रिड्यूस दी कॉस्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका मतलब होता है कम करना। ठीक है, चलिए, और अगला पॉइंट है आपका यहां पे कॉस्ट रिपोर्ट्स। देखो, एक होता है कॉस्ट बुक कीपिंग और एक होता है कॉस्ट रिपोर्ट्स। जैसे मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, क्या आप बुक कीपिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की? बिल्कुल सर, हम जर्नल्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, ये आपने बुक कीपिंग कर दी, आपने सारे ट्रांजैक्शंस वहां पे रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। क्या आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट्स बनाते हैं? हाँ सर, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी दूसरे अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, वो रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, तो एक होता है बुक कीपिंग यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके संभाल के रखना, एक होता है उनको रिपोर्ट करना। ठीक है, आप अपने शेयर होल्डर्स को ये थोड़ा ना बताते हो देखो मैंने ये जर्नल एंट्री पास करी, नहीं ना, आप तो उससे बताते हो ये देखो ये रहा पीएनएल अकाउंट, ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स बाहर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से कॉस्टिंग में ही या कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट का बुक कीपिंग। और एक होता है कॉस्ट के रिपोर्ट्स बनाना। कॉस्टिंग के अंदर भी तो रिपोर्ट्स बनती है अलग अलग प्रकार की, जैसे कि बजटिंग की एक रिपोर्ट बनती है, आपने जो बजट बनाया, फिर उसके बाद आपने जो एक्चुअल में खर्चा किया है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, उस पर क्या क्या खर्चे किए उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, आपने क्या खर्चा सोचा था क्या हो गया उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो रिपोर्ट का मतलब यहां पे बेसिकली ये होता है, कॉस्ट रिपोर्ट्स का मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन, जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं उसकी अपने मैनेजर्स को या बाहर पब्लिक को या गवर्नमेंट को या किसी और पार्टी को। तो ये है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का दायरा, स्कोप, जिसके अंदर कॉस्टिंग होती है। उसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट को असर्टेन करना, जानना कि हम कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट की बुक कीपिंग, हम कैसे कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं, कैसे कॉस्ट की बुक्स को बनाया जाता है, उन्हें मेंटेन किया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना यानी कि हम कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, उसे कम कर सकते हैं, उसे अपने दायरे में रख सकते हैं, और कैसे हम कॉस्ट की रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं यानी कि कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना अलग अलग पार्टीज को। ये सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर हम कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार कॉस्ट अकाउंटिंग जिसके बारे में इतनी देर से पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या यहां उद्देश्य, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या करेंगे वो तो ठीक है, पढ़ लिया थोड़ा बहुत, आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से हम इसे पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है असर्टेन, असर्टेन का मीनिंग आई होप आप अब तक लिख चुके होंगे अच्छे से, असर्टेन दी
कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट निकालना। मैंने आपको क्रिकेट बैट का एग्जांपल दिया था, ये रहा वो सिंगल। अब कंपनी एक बैट थोड़ा ना बनाती, कंपनी तो लाखों बैट बनाती होगी, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि उस एक बैट की कॉस्ट कितनी है। क्यों? अरे भाई, एक बैट की कॉस्ट निकाल ली, अब मैं आपसे बोलूं चलो बताओ 50 बैट की कितनी है। सपोज करो इस एक बैट की कॉस्ट आ गई है 2000 रुपए। अभी सपोज करो तुमने 550 बैट बना दिए, इसकी कॉस्ट कितनी है सर? 50 इंटू एक बैट की कॉस्ट जो कि 2000 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है, 10,000, सॉरी 1,00,000 रुपए। ये है आपके 50 बैट की कॉस्ट, खत्म। इसीलिए एक यूनिट की कॉस्ट निकाली जाती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सके सक्सेसफुली। ठीक है, अब जब आप एक यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे तो आपको सेकेंड पॉइंट पे आना है, दैट इज करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का एनालिसिस सही होना चाहिए ना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं तो एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल सुना ही होगा वर्ड आपने। जांच पड़ताल का होता है छानबीन। कॉस्ट को एनालाइज करना, कॉस्ट को समझना, उसकी जांच करना। कौन सी कॉस्ट कब ऐड होगी, कितनी ऐड होगी, कहां ऐड होगी, कौन सी कॉस्ट आपकी ऐसी है जो कि फिक्स्ड नेचर की है, चेंज नहीं होती, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो चेंज होती जाती है, उसको हम एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट की जांच करना। तीसरा उद्देश्य जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, सोर्सेज ऑफ वेस्टेज एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टेज। आपके घर पे जब आप किचन में कोई चीज बनाते हो खाने की, कोई सब्जी बना रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, तो कई बार कुछ आटा वेस्ट हो जाता है, कोई सब्जी भी शायद आपकी वेस्ट हो जाती होगी, तो घर पे आपको डांट पड़ती होगी कि तुमने वेस्ट क्यों किया, या अच्छा ये आटा गिरा हुआ है, किसने गिराया, बुलाओ सबको। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो वो जो वेस्टेज होती है, ठीक है, हमारे घर में किचन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होती तो शायद हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कार्स बनाती हैं, बड़े बड़े ट्रक्स बनाते हैं, या बड़ी बड़ी चीजें बनाती हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाती हैं, ज्यादा मात्रा में बनाती है, वहां पे अगर ऐसे वेस्टेज हो जाए तो उन्हें तो बहुत फर्क पड़ता है, उनका बहुत नुकसान होता है। तो वो वेस्ट क्या है, वो वेस्ट का सोर्स क्या है, कहां से आया वो वेस्ट, ठीक है, और कैसे हम इस वेस्ट को कंट्रोल करें कि अगली बार ना हो। जरूरी है ना। जैसे सपोज करो आप घर पे रोटी बना रहे हो, तो अगली बार आटा ना गिरे तो आपने क्या किया, जहां आप रोटी बना रहे हो वहां पे नीचे आपने कोई पेपर, कोई एक कपड़ा रख लिया, ताकि अगर थोड़ा बहुत आटा गिर जाए तो आप वापस उसको उठा के यूज कर सको। आपने कंट्रोल किया। बस ऐसे ही बिजनेस भी अपने वेस्टेज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि देखो भाई वेस्ट कहां से है, कितना है, पता लगाओ, उसे कंट्रोल करना है। तो जब आप जैसे क्रिकेट बैट बनाते हो तो ये आपको दिख रहा है, ये कटी हुई लकड़ियां हैं। जब आप बैट्स बनाते हो, उसे छीलते हो, तो कुछ लकड़ियों के टुकड़े, ये वेस्टेज है। अब इसे कैसे कंट्रोल करें, कम कैसे करें, कैसे आगे यूज कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोचनी पड़ती हैं। चलिए अगला जो ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। सो ये है प्राइस फिक्सेशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और उद्देश्य होता है कि भाई प्राइस फिक्स करी जा सके अपने फाइनल प्रोडक्ट की जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे प्राइस फिक्सेशन करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर और कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें मदद करती है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, एक बात से तो आप पूरी तरह से सहमत होंगे अब कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट निकालते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको इस सब्जेक्ट का पर्पस बोलूं तो कि भाई कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, अब जब आपने एक बार सही एक्यूरेट कॉस्ट निकाल ली, ठीक है, अब आप इसमें क्या करते हो, आप कितना प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हो, मान के चल रहे हो, वो प्रॉफिट आप यहाँ पे ऐड कर देते हो। ठीक है, और जैसे ही हम कॉस्ट में प्रॉफिट को एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से प्राइस को फिक्स किया जाता है। अब सोच के देखिए, अगर कॉस्टिंग गलत हो जाए तो क्या होगा, तो ये होगा सर सेलिंग प्राइस गलत होगी, मार्केट में आप जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वो गलत प्राइस पे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग आया और उसने आपको सही तरीके से प्राइस फिक्सेशन करना सिखा दिया। ठीक है, फिक्सेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है टू फिक्स, ठीक है, किसी चीज को फिक्स करना। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट असर्टेन करना। असर्टेन का मतलब तो अब आपको याद हो चुका होगा, जानना। ठीक है, तो प्रॉफिट जानना। आप देख सकते हैं जब आप प्राइस फिक्स करते हैं तो आपको प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा ना। सही सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सही प्रॉफिट निकालना है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 बात करता है कंट्रोल ऑफ स्टॉक की। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल ऑफ स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब तो आपको होता है, स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज को
एक ज़्यादा मात्रा में अपने पास इकट्ठा करके रखना। जैसे कि सपोज करो आपके घर में, आपके घर के अंदर जो किचन है उसमें आपने 10 किलो राइस रखा है, तो वो जो 10 किलो राइस है वो राइस का स्टॉक है आपके पास आज। ठीक है, आपके पास आटा रखा हुआ है 5 किलो, तो वो आटा क्या है, वो 5 किलो आटा क्या है, स्टॉक है आपके पास आज आटे। इसी प्रकार आपके पास बाकी ग्रोसरी आइटम्स के भी स्टॉक होते हैं। अब ठीक इसी तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी तो अपने पास स्टॉक रखती होंगी, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का स्टॉक हो। तो वो जो स्टॉक है वो कितना रखना है, ठीक है, वो स्टॉक हमें मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा किस लेवल पे रखना है वो हमें पता होना चाहिए। वो स्टॉक हमें कम से कम कितना रखना है, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए, एटसेट्रा। यानी कि कंट्रोल ऑफ स्टॉक से इनका मतलब यहां पे ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको अलग अलग फॉर्मुलेस देती है और ये बताती है कि देखो भाई तुम कैसे अपना मैक्सिमम लेवल निकाल सकते हो स्टॉक का, कैसे मिनिमम लेवल निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है बजट सेट करना। अब काफी लोगों को पता ही होगा बजट का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं नेक्स्ट मंथ अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहा हूं, ये बजट नहीं है, इसे प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एक पेपर लिया और एक पेन लिया और उसमें लिखना स्टार्ट किया कि जब मैं घूमने जाऊंगा, ठीक है, तो उसमें मेरा ट्रैवलिंग का कुछ खर्चा होगा और मैंने उसके लिए सपोज करो 5,000 रुपए रख लिए। ठीक है, मैं किसी होटल में रुकूंगा तो उसके लिए मैंने सपोज करो 10,000 रुपए इकट्ठा करके साइड में रख दिए। फिर मेरा वहां पे फूड का खर्चा होगा, घूमने फिरने का खर्चा होगा, ठीक है, उसके लिए मैंने 5,000 रुपए और साइड करके रखी। तो मैंने ये क्या किया, मैंने जो पहले प्लानिंग की थी मैंने अब उस प्लानिंग को नंबर का फॉर्म दे दिया। ठीक इसी प्रकार से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी तो प्लानिंग करेंगे कि भाई अगले महीने कितनी यूनिट बनानी है, उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर की कॉस्ट लगेगी, कितने बाकी खर्चे लगेंगे। तो बजट क्या होता है, बजट होता है जब आप अपनी प्लानिंग को क्वांटिफाई कर देते हो। क्वांटिफाई मतलब नंबर्स में। ओके, सो बजट इज बेसिकली, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वांटिफाइंग दी, ओके, क्वांटिफाइंग दी कॉस्ट्स। ठीक है, जब आप अपनी अलग अलग कॉस्ट को, चाहे वो ऑफिस का रेंट हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर का खर्च हो, चाहे कोई और कॉस्ट हो, जब आप उसको क्वांटिफाई कर देते हो एक प्रॉपर वे में, उसे कहते हैं बजट। और ध्यान रखिएगा कि बजट हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। और आखिरी ऑब्जेक्टिव है आपका कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। कॉस्टिंग का पर्पस सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल कर, कॉस्टिंग का पर्पस सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करना नहीं होता, उसे कंट्रोल करना भी होता है, उसे रिड्यूस करना भी होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो अपनी कॉस्ट को कम करता जाए ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ता जाए। तो उसके लिए अलग अलग कॉस्ट को रिड्यूस करने के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के। आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि भाई एक यूनिट की कॉस्ट निकालना, कॉस्ट को सही प्रकार से एनालाइज करना, उसकी जांच करना, वेस्टेज का पता लगाना, उसे कंट्रोल करना, प्राइस फिक्स करना, प्रॉफिट का जानना, अपने स्टॉक्स को कंट्रोल करना, कैसे अलग अलग स्टॉक के लेवल को सेट करके रखना कि कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, कब कितना एवरेज होता है, एटसेट्रा। बजट तैयार करना और कॉस्ट को रिड्यूस करने के प्रोग्राम्स की तैयारी करना। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आप अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे या लिख लिया होगा या लिख लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है, बिल्कुल सच सच कहूंगा मैं आपसे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम में इसके ऊपर काफी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग तरीके एमसीक्यूज जो इस पे पूछे आपसे जा सकते हैं। देखिए, तो टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी कि कॉस्टिंग तो आपको पता है क्या होता है। हाँ सर, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को जानना, कॉस्ट का कैलकुलेशन करना कॉस्टिंग कहलाता है। अब ये जो कॉस्टिंग होती है ये आप अलग अलग मेथड से कर सकते हो अलग अलग सिचुएशन पे। पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अलग अलग सिचुएशंस होती है, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके काम करने का तरीका होता है, वो अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई सर्विस देता है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, सर्विस दी जाती है, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है, सर्विस दी जाती है। लेकिन जब आप कोई कंपनी है जो टीवी बना के बेचती है तो वो क्या करती है, वो एक गुड्स बेच रही है, एक प्रोडक्ट बेच रही है आपको। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि आप किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग का तरीका लगाते हैं उसके ऊपर।
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने यहाँ मार्क करके रखा है आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए, सो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर ओके, मेथड का मतलब है, जो मीनिंग है वो ये है, मैं यहाँ लिख देता हूं, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, बस यही मीनिंग वही है, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, बस अब नया ये है जो आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि जॉब का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बोले तो जॉब का मतलब होता है एक काम, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक काम, किसी एक काम को जब आप करते हो तो वो एक काम आपका जॉब कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बाल कटवाने जाते होंगे, हेयर कट करवाते हैं, तो वो जो हेयर कट है, वो जो सैलून वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, उसके लिए आपका बाल काटना एक जॉब है। आप गाड़ी सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो सर्विस सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, वो जो सर्विस सेंटर है, ठीक है, जहां पे आप सर्विसिंग करवाएंगे, उसके लिए आपकी गाड़ी को सर्विस करना एक जॉब है। उसके लिए मेरी गाड़ी को सर्विस करना एक दूसरा जॉब है। उसके लिए किसी थर्ड पर्सन की गाड़ी को सर्विस करना एक तीसरा जॉब है। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क ये है सर कि हर एक जॉब अलग होता है। जब आप सलून में बाल कटवाने गए थे, आपने बाल कटवाए, मैं गया, मैंने कहा, बोला मुझे बाल नहीं, मुझे ना शेविंग करवानी है, मैं अपनी दाढ़ी उड़ा रहा हूं, हो गया, बस बहुत हो गया। तो उसके लिए मेरी दाढ़ी साफ करना एक जॉब है। कोई गया, उसने बोला मसाज करवानी है सिर की, तो वो जो पर्सन जो सिर्फ मसाज करवाने आया है सलून के लिए, उसकी मसाज करना एक जॉब है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप दोनों एग्जांपल्स में नोटिस करेंगे, हर एक जॉब डिफरेंट होता है। हर एक जॉब क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है। तो जब वो कॉस्ट, सोच के देखिए, जब आप कॉस्ट निकालोगे, अगर मैं सलून की बात करूं तो सलून वाला जब खर्चा बताएगा कि उसका कितना खर्चा लगा, तो मुझे दाढ़ी के हिसाब से बताएगा, आपको हेयर कट के हिसाब से बताएगा, और तीसरे बंदे को मसाज के हिसाब से बताएगा। तो हर जगह उसने जब कॉस्ट निकाली कि मेरी कितनी लागत लगी, वो ये देख के निकाली कि मैंने क्या जॉब किया, क्या काम किया। तो जॉब का मतलब होता है एक काम। और जब हम इस तरह के बिजनेस की बात करते हैं जहां पे हर एक काम, हर एक जॉब अलग अलग होता है, यूनिक होता है, वहां पे लगाई जाती है जॉब कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो देखिए, एप्लीकेबल वेयर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉब वर्क, ये वहां एप्लीकेबल है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जॉब वर्क के बेसिस पे काम करते हैं। यानी कि जॉब वर्क के बेसिस पे काम करते हैं मतलब कि सर उनके पास जो काम आता है वो हर काम अलग होता है। ठीक है, उसके बाद जॉब इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। मैं लिख देता हूं यहां पे, यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट। तो हर एक जॉब यूनिक होता है और सर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। आप कस्टमर को नहीं बोलोगे कि चलो भाई आज तुम दाढ़ी कटवा लो, नहीं, वो बताएगा आपको कि आज उसे क्या करवाना है। ठीक है, एंड नो प्री डिटरमिन्ड प्रोडक्शन, ध्यान से समझिएगा। अभी तक मैंने आपको सर्विस सेक्टर के एग्जांपल दिए, अगर आपने नोटिस किया होगा, चाहे सलून की बात करें, चाहे सर्विस सेंटर्स की बात करें, वो सर्विस देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि जॉब कॉस्टिंग प्रोडक्शन में नहीं लग सकता। ठीक है, कई ऐसी कंपनीज होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आइए इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स दिख रही होंगी। ठीक है, अब एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, वो टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो टी शर्ट बनाते हैं ना, तो वो पहले से नहीं बनाते, वो कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं। कस्टमर ने बोला कि भाई मेरी कंपनी का नाम है, ध्यान सुनना, कस्टमर बोल रहा है मेरी कंपनी का नाम है एबीसी, मुझे अपनी कंपनी के नाम से 100 टी शर्ट बना के दे दो। तो अब आप सोचो, आप कौन हो? आप यहाँ पे टी शर्ट बनाने वाले हो, मैन्युफैक्चर हो टी शर्ट के, और आपको एक कस्टमर से एक ऑर्डर मिला है, और वो ऑर्डर कस्टमर की देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और यूनिक है। अगला कस्टमर आके जब टी शर्ट का ऑर्डर देगा तो जरूरी नहीं है कि वो 100 हो, जरूरी नहीं हो कि उसकी कंपनी का नाम भी एबीसी हो, तो उसकी कंपनी का नाम होगा सपोज करो DEF, और वो बोलेगा 500 टी शर्ट। तो क्या आप ये 100 टी शर्ट और ये 500 टी शर्ट एक साथ बना सकते हो? नहीं, इनका तो स्ट्रक्चर ही अलग है ना, उसमें नाम अलग लिखने हैं आपको। तो ये एक अलग जॉब हो गया, ये एक अलग जॉब हो गया। तो प्रोडक्शन में भी जॉब कॉस्टिंग लगती है। तो यहाँ पे जो कंपनी है हमारी ए लिमिटेड, वो क्या करेगी, जब वो ये 100 टी शर्ट बनाएगी जिसके ऊपर ABC लिखा होगा, जैसे कि ये है वो टी शर्ट, इनके ऊपर ABC लिखा है, ठीक है, तो इन टी शर्ट्स को ओके एक जॉब की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसमें क्या क्या मटेरियल, क्या क्या दूसरे खर्चे लग रहे हैं उसे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो नो प्री डिटरमिन्ड प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम पहले से प्रोडक्शन नहीं करके रखते हैं,
जैसे कि एक कंपनी है जो बिस्किट्स बना के बेचती है, ठीक है, तो वो कस्टमर से थोड़ा ना पूछेगी चलो बताओ कितने पैकेट चाहिए, नहीं, वो तो बिस्किट बनाएगी और थोक के भाव बनाएंगे, बनाते रहेंगे। दैट इज प्री डिटरमिन्ड प्रोडक्शन। तो यहां पे प्री डिटरमिन्ड का मतलब होता है, आप लिख लीजिए पहले से, ठीक है। प्री डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है, पहले से प्रोडक्शन करके रखना। जॉब कॉस्टिंग में पहले से नहीं होता, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जॉब कॉस्टिंग का समझ में आया होगा कि जॉब कॉस्टिंग का मेथड कहां लगाया जाता है, जहां पे काम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है और हर एक काम यूनिक और अलग होता है, डिफरेंट होता है पिछले काम से। काम को करने के बाद हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं कि उस पर कितना खर्चा आया। चलिए, तो जॉब कॉस्टिंग के बाद अब हम अगला मेथड देखते हैं कॉस्टिंग का, बैच कॉस्टिंग। ठीक है, देखो बैच कॉस्टिंग क्या है, कब लगता है, वो जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एक बैच का मतलब क्या होता है। देखो बैच का मतलब होता है एक झुंड, बोल लो, ठीक है, झुंड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने एक पेन बनाया, तो एक पेन को क्या मैं एक बैच बोल सकता हूं, नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 100 पेन बनाए एक साथ एक बार में, तो एक बैच में 100 पेन हो गए। या छोड़िए, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल, आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी, ठीक है, आप बोलते हैं ना कि भाई इस बैच में कितने बच्चे हैं, ठीक है, या इस एक लाइव सेशन चल रहा है, सपोज करो आप अपनी कॉस्टिंग की क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपने बोला कि जो सुबह का बैच होता है, याद है सुबह का बैच है, उसमें 100 बच्चे हैं, 1 बैच इज इक्वल्स टू 100 बच्चे। दोपहर के बैच में 200 बच्चे हैं, 1 बैच इज इक्वल्स टू 200 बच्चे। तो बैच का मतलब होता है झुंड में, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन किया जाता है तो कई बार प्रोडक्शन बैच में होता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है, बात जैसे कि सोनी कंपनी, ठीक है। अब सोनी कंपनी बहुत सारे चीजें बनाती हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स बनाते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है टीवी, ठीक है, टेलीविजन सेट्स। तो जब वो टीवी बनाते हैं, आपको क्या लगता है वो हर एक टीवी बनाते हैं, फिर जाते हैं चाय पी के आते हैं, फिर अगला टीवी बनाते होंगे, नहीं, वो टीवी झुंड में बनाते हैं, बैच में बनाते हैं। तो एक बार में सपोज करो उन्होंने 100 टीवी बना दिए, एक बार में कितने बने, 100 टीवी। उसके बाद जैसे ही 100 टीवी बन गए, फिर उसके बाद फिर से 100 टीवी। तो वहां पे उनके लिए एक बैच का मतलब है 100 टीवी। तो ऐसी कंपनीज, ठीक है, ऐसी कंपनीज जो बैच में चीजें बनाती है, बैच में प्रोडक्शन होता है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा। बेकरी का एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब बेकरी के अंदर, ठीक है, आप ब्रेड बनाते हो, और भी चीजें बनती है, हम ब्रेड की बात करेंगे। क्या ब्रेड का एक पीस एक बार बनता होगा, फिर चाय पी के आते होंगे, फिर दूसरा पीस बनाएंगे, साल भर में बस यही होता रहेगा, 2-4 पैकेट निकल आएंगे, है ना। तो जब बेकरी के अंदर ब्रेड बनती है, तो ब्रेड के जो पीसेज होते हैं या बिस्किट्स के जो पीसेज होते हैं, वो एक साथ एक बैच में बनाए जाते हैं। तो एक बैच में सपोज करो उन्होंने 200 ब्रेड के पीसेस बना दिए। अब एक ब्रेड के पैकेट में 10 पीस आते हैं, तो बस बन गए आपके 200 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 20 पैकेट। आई बात समझ में। तो बैच कॉस्टिंग जो है वो वहां लगाया जाता है जहां पे प्रोडक्शन बैच में होता है, इंडिविजुअल नहीं। जैसे कि जॉब कॉस्टिंग का, अब जॉब कॉस्टिंग कहां लगती है, जहां पे कस्टमर आता है, बोलता है ये वाला काम करो, दूसरा आया बोला नहीं अब ये करो, वहां पे आप जॉब कॉस्टिंग लगाते हैं, क्योंकि अलग अलग काम है। यहां पे काम एक ही है, लेकिन वो काम झुंड में हो रहा है। तो बैच का मतलब होता है एक झुंड और उसके अंदर कितनी यूनिट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो बैच कॉस्टिंग, प्रोडक्शन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। बैच कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो लगातार होता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है, रुका नहीं जाता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आप बनाते हो वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने सोनी के टीवी का एग्जांपल दिया, तो सारे टीवी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बेकरी के अंदर ब्रेड का एग्जाम्पल दिया, तो सारी ब्रेड एक जैसी होंगी। तो बैच के अंदर, एक बैच के अंदर, उस झुंड के अंदर जो आइटम होंगे, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो और कोई चीज हो, वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब पहनने वाली यूनिफॉर्म मत समझ लेना गलती से भी। यहां पे यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सेम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के अंदर वो कंपनीज जो टेलीविजन बनाती हैं, एसी बनाती हैं, वॉशिंग मशीन्स बनाती हैं, बेकरी का भी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये होता है बैच कॉस्टिंग और वो इस सिचुएशन में लगाया जाता है। चलिए, तो जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, उसको समझने के बाद, अब हम बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। बहुत काम आएंगे नोट्स आपके, आप देखना लास्ट में, ठीक है। चलिए, सो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो
जैसे जॉब कॉस्टिंग था वो तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो काम आता है वो यूनिक होता है, अलग अलग तरह के हर काम अलग होता है, तो वहां पे हर काम की कॉस्टिंग, उसकी कॉस्ट अलग तरीके से निकाली जाती है। ठीक है। बैच कॉस्टिंग तब लगाते हैं जब हम प्रोडक्शन एक झुंड में करते हैं, बैच में करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग हम तब लगाते हैं जब किसी काम को करने के लिए, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेस लगाई जाए। ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूं, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। चलिए, तो अभी हम एक चीज बनाते हैं जिसका नाम है वेजिटेबल पुलाव। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वेजिटेबल पुलाव बहुत खाया होगा। ठीक है। अभी वेजिटेबल पुलाव को बनाने की रेसिपी पे ध्यान देना। ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, वेजिटेबल पुलाव है तो ऑब्वियसली वेजिटेबल्स आपको चाहिए, तो आप जो अलग अलग 3-4 सब्जियां लाएंगे और उसे कट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को कट करके साइड में रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ओवन में, गैस में, ठीक है, एक बाउल रखते हैं। ठीक है। और उस बाउल में हम वाटर डालते हैं और वाटर के साथ उसमें राइस डाला जाता है। ठीक है। तो कुछ देर में पकने के बाद आपका राइस तैयार। तो अब आपके पास कटी हुई वेजिटेबल्स हैं और आपके पास राइस है पका हुआ। उसके बाद आपने जो वेजिटेबल्स काटी थी, ठीक है, आप उन वेजिटेबल्स को अगेन एक बाउल में उन वेजिटेबल्स को डाल लेते हो और उसे फ्राई कर लेते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद आप लास्ट में पके हुए राइस को, जो कि आपने सेकेंड स्टेप में किया था, और उन फ्राइड सब्जियों को मिक्स कर देते हो और थोड़ी देर गैस पे उसे पकाते हो। उसमें अलग अलग चीजें, जो भी मसाले डालने हैं वो डालते हो, एंड योर वेजिटेबल पुलाव इज रेडी। आपका पुलाव तैयार हो गया। अब जिसको भूख लगी है वो जाके खाना खा सकता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने वेजिटेबल पुलाव बनाया, ठीक है, आपका जो फाइनल आउटपुट था, यहाँ पे जो फाइनल चीज निकल के आई वो है वेजिटेबल पुलाव। लेकिन इसको बनाने के लिए आपने 4 प्रोसेस में काम किया। पहले आपने उसे कट किया, पहली प्रोसेस, फिर आपने राइस बनाया, दूसरी प्रोसेस, फिर आपने वेजिटेबल्स फ्राई करी, तीसरी प्रोसेस, और फिर आपने उन सबको मिक्स करके पुलाव तैयार किया, चौथी प्रोसेस। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, कि भाई इस पुलाव को बनाने पे क्या लागत आई है, तुम्हारा क्या एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है, ठीक है, क्या कॉस्ट है, तो तुमने बोला, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल कि 200 रुपए लग गए सर। ठीक है। फिर मैंने पूछा, अच्छा बताओ, जब वेजिटेबल्स लाए तो वेजिटेबल्स की कट किया, उस पे कितना लगा। ठीक है। तो तुमने कहा सर उस पे हमारा लग गया 30 रुपए। ठीक है भाई। अच्छा, पानी और राइस मिला के गर्म किया, उसमें कितना लग गया, तुमने कहा सर उस पे लग गया हमारा 60 रुपए। ठीक है। अच्छा, जब फ्राई किया तब कितना लगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि सर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपने बोला सर लगा 150 रुपए। ठीक है। फ्राई किया तो कितना लग गया सर 10 रुपए, मिक्स किया तो कितना लग गया 10 रुपए। तो ये नंबर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो फाइनल प्रोडक्ट था आपका वेज पुलाव, इसकी कॉस्ट कितनी है, 200, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हर एक प्रोसेस पे कितना कितना खर्चा हुआ है, तो आप बोलोगे 30 रुपए, 150 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट, जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, मैंने उसकी कॉस्ट तो निकाल ली, मैंने उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसकी भी कॉस्ट निकाली, ताकि मुझे यह पता चल सके कि किस प्रोसेस में कितना खर्चा आता है। अगर कहीं खर्चा ज्यादा आ रहा है किसी प्रोसेस में, सपोज करो वाटर और राइस मिला के 150, अरे भाई 150 कैसे हो गया, अरे सर हमने जो राइस लिया था ना वो बासमती राइस लिया था, सबसे महंगे वाला, भाई अगली बार से थोड़ा कम रेट का लाना। ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने हर एक काम, हर एक प्रोसेस की अलग से कॉस्टिंग करी है। अगर नहीं करता तो कभी पता नहीं चल पाता। ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग जो होता है वो हम तब लगाते हैं जब किसी चीज को बनाने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस होती है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, पता नहीं कितनी सारी, और इसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर उस हर एक सिंगल प्रोसेस की कॉस्ट निकाली जाती है। ऐड कर दोगे तो चारों की कॉस्ट मिल जाएगी, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी। इसे कहा जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं कि हाँ वेजिटेबल कट गए, चलो 2 घंटा सो के आते हैं फिर पानी गर्म करेंगे। नहीं, वेजिटेबल कट गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ठीक है, आप कार के अलग अलग पार्ट्स बनाते हो पहले, फिर उनको एक साथ असेंबल करते हो, जोड़ देते हो। जैसे साइकिल के लिए सोच लो, साइकिल बनानी है, कैसे करोगे, पहले हैंडल बनेगा, टायर बनेंगे, उसकी चेन बनेगी, ब्रेक्स बनेंगे, फिर उनको
असेंबल किया जाता है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहले पार्ट्स बनते जाते हैं, वो बनते रहेंगे, ठीक है, असेंबलिंग होती रहेगी, साइकिल बनती रहेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस है। कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस इज असर्टेन। ये देखिए हर एक प्रोसेस की कॉस्ट निकाली मैंने। ये है प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि यहाँ पे हर प्रोसेस की कॉस्ट निकाली जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शुगर को बनाने के लिए आप तो शुगर केन लाते हो, गन्ना लाते हो खेतों से, पर घर में तो आप शक्कर डाल रहे होते हो चाय में। कैसे एक प्रोसेस होती है कि शुगर केन से कैसे शुगर निकाली जाती है। एडिबल ऑयल, ठीक है, खेतों में तो सरसों के दाने निकलते हैं, घर में तो आप तेल डाल रहे होते हो लिक्विड में, कैसे उस दानों से तेल कैसे बनाया जाता है वो एक अलग अलग प्रोसेस में होता है। और फिर केमिकल्स, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है और ये फोटो आपको समझ में आ गया होगा, ये एडिबल ऑयल की फोटो है। यहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो आफ्टर सीइंग कि जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, बैच कॉस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, कहां पे लगाया जाता है, छोटा सा एक और कॉस्टिंग मेथड है वो भी देख लेते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो देखिए सीधी सीधी भाषा में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगता है सर्विस सेक्टर में। अब सर्विस सेक्टर क्या है सर? हॉस्पिटल्स ये सर्विस देते हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट्स जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सलून, ठीक है, जो नाई की दुकान है वो भी आपको सर्विस दे रहा है, रेस्टोरेंट्स वो भी सर्विस दे रहे हैं, होटल्स वो भी सर्विस दे रहे हैं, ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। अब एक चीज सोच के देखो, एक कंपनी है, ठीक है, नाम लेते हैं उसका ए लिमिटेड, ठीक है, और ये जो कंपनी है ये एयर कंडीशन एसीज मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। एक और कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है, ये ना होटल्स की होटल बना के बेचते नहीं है, होटल है इनके, ठीक है, तो लोग आते हैं, रहते हैं, 1 रात 2 रात 4 रात और चले जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या लगता है, इन दोनों कंपनीज में कोई फर्क है? हाँ सर, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, वेरी फनी, ठीक है। फर्क ये है कि जो ए लिमिटेड है वो क्या कर रहा है, वो एसी बना रहा है, वो यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। और जो बी लिमिटेड है वो होटल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, होटलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको रहने के लिए कमरा दे रहा है, आपको खाने के लिए खाना दे रहा है, ठीक है, आपको स्विमिंग पूल की सर्विस दे रहा है, ओके, अलग अलग आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो इन दोनों में जो मेन फर्क है वो यही है कि एक गुड्स बना के बेचता है और एक सर्विस देता है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों का जो कॉस्टिंग करने का तरीका है वो भी सेम हो जाएगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इनकी जो ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को वही अलग है, तो कॉस्टिंग कैसे सेम हो सकती है? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम लगाते हैं सर्विस सेक्टर पे, जैसे कि हॉस्पिटल, पावर जनरेटिंग प्लांट्स, यूनिट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह। अब जैसे यहाँ पे एक छोटी सी फोटो आपको दिख रही होगी, अभी ये ऑब्वियसली आपको पता है ये एक हॉस्पिटल की फोटो है। अब ये जो हॉस्पिटल में बंदा है ये क्या कर रहा है, सोच के देखो, क्या ये जो बेड है इस बेड को मैन्युफैक्चर करके बेचने जा रहा है बाहर? नहीं, एक पेशेंट को एक रूम से दूसरे रूम लेके जा रहा है। क्या कर रहा है ये, सोच के देखिए सर, एक पेशेंट को एक रूम से दूसरी जगह लेके जा रहा है। नहीं, क्या कर रहा है ये सर? ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी उस पेशेंट को, जिसके लिए कंपनी हॉस्पिटल इसको पैसा देगी। तो हॉस्पिटल जब कॉस्टिंग करेगी और कस्टमर से वसूल करेगी तो कोई अलग तरीका होगा, हाँ, उसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हम सर्विस सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो किया जाता है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, अगला कॉस्टिंग मेथड है और आखिरी हमारा कॉस्टिंग मेथड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं जनरल भाषा में बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट? एक तरह का एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में। इस एग्रीमेंट में क्या होता है, ध्यान से सुनना, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए एक काम लेके आती है और दूसरी पार्टी को वो काम करके देना होता है। अगली पार्टी आती है, वो भी एक काम लेके आती है जो पहले काम से अलग होता है। सर ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये आपने सुना था मुझसे जॉब कॉस्टिंग के अंदर। मैंने आपसे कहा था जॉब का मतलब होता है एक काम, और हम जॉब कॉस्टिंग वहां लगाते हैं जहां पे हर एक काम डिफरेंट होता है, यूनिक होता है एक से, वहां पे हर जॉब की अलग अलग कॉस्टिंग की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी जॉब कॉस्टिंग के जैसा ही है, उसी के जैसा सिमिलर है, लिखा है ना यहाँ पे सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। तो सर फिर अलग अलग क्यों है, फर्क क्या है? फर्क यह है
कि जॉब कॉस्टिंग के अंदर जो काम आपके पास आते हैं, जो जॉब आपके पास आते हैं जिसकी आप कॉस्टिंग करते हो, वो जॉब बहुत ही छोटे नेचर के होते हैं। जैसे कि सर्विस स्टेशन में चले गए गाड़ी सर्विसिंग करवाने, सुबह गए शाम को आ गए, खत्म, छोटा सा काम था। सैलून में चले गए बाल कटवाने के लिए, ठीक है, आधे घंटे में काम खत्म। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो काम आपके पास आते हैं वो छोटे काम नहीं होते, दे आर ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे कि सपोज करिए आप एक ब्रिज बना रहे हैं। अब ब्रिज बनाना कोई ऐसा तो नहीं सुबह शुरू किया शाम को चलो गाड़ी दौड़ा दो ब्रिज पे, नहीं। ब्रिज बना रहे हो 6 महीना 1 साल लगेगा। आप कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो जहां पे दुकानें होती हैं, आप हाईवे बना रहे हो, एटसेट्रा। तो आप देखिए तीनों जो एग्जाम्पल मैंने लिया ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मोस्टली अधिकतर तौर पे ज्यादा समय लेके जाती हैं, ठीक है। अब सोचिए, सपोज करिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करती है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गए, सुपर बाजार्स हो गए, ठीक है, ये वो बनाते हैं। अब इसके पास एक पर्सन आया और उसने बोला कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स बना के दो, ठीक है। तो ए लिमिटेड जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ठीक है, अब इसमें बहुत सारा खर्चा होगा, मटेरियल लगेगा, जैसे कि सीमेंट लगेगा, आयरन लगेगा, लेबर फोर्स लगेगी, बड़े बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल होगा, वगैरह वगैरह। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उसे ये निकालना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आई है। तो जब वो ये कॉस्ट कैलकुलेट करेगा तो किस तरीके से करेगा, यानी कि मैंने क्या पूछा आपसे कि वो इस कॉम्प्लेक्स की कॉस्टिंग कैसे करेगा, जवाब है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरीका है कॉस्टिंग करने का जिसे हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, जो ब्रिज बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, एटसेट्रा। और ये जॉब कॉस्टिंग जैसे एक जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप एक जॉब की कॉस्टिंग करते हो, यहां भी आप एक कॉम्प्लेक्स की कॉस्टिंग करोगे। सपोज करो आपके पास एक दूसरा कस्टमर आया और उसने आपको बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि मुझे ना हाईवे बनाना है या रोड कंस्ट्रक्ट करनी है कुछ 50 किलोमीटर की, करके दे दो मेरे को। आपने बोला ठीक है। अब ये कस्टमर और ये कस्टमर जो पहले आया था दोनों एक है? नहीं। क्या इनके दिए हुए काम एक है? नहीं। क्या आप दोनों काम की कॉस्टिंग एक साथ कर दोगे? जैसे कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी सारे बिस्किट की कॉस्टिंग एक साथ करती है? बिल्कुल नहीं सर, अलग अलग करना पड़ेगा, अलग तरीके के काम है। यही तो जॉब कॉस्टिंग में बोला था और यही मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बोल रहा हूं। बस फर्क ये है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो काम किए जाते हैं जिसकी हम कॉस्टिंग करते हैं वो लार्ज स्केल पे होता है, वो लंबे समय के लिए होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, ये सिमिलर होता है जॉब कॉस्टिंग में, ठीक है। एंड यहां पर हेयर ड्यूरेशन ऑफ अ जॉब कैन बी सेवरल मंथ्स और ईयर। जो जॉब की ड्यूरेशन है, जो कॉम्प्लेक्स को बनाने में समय लगेगा, जो हाईवे को बनाने में समय लगेगा, उसमें महीने और उसमें सालों लग सकते हैं और हमें करना होता है उसकी कॉस्टिंग। कौन से तरीके से? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो देख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो आप इसमें इतना आयरन लगा है, सीमेंट लगा है, लेबर फोर्स लगेगी। तो इन सब के खर्चों को कैलकुलेट करके हम इस कॉम्प्लेक्स की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन हैज टू बी प्रॉपरली डिफाइंड। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है वो बहुत ही सही तरीके से पहले से डिफाइन करके रखा होना चाहिए। तो ये था आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि आपका लास्ट कॉस्टिंग मेथड था एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार ये लिस्ट हम जरूर गो थ्रू करेंगे। अब ये क्या है, आपने अभी इतने सारे कॉस्टिंग के अलग अलग मेथड्स पढ़े, जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये एक लिस्ट है जो आपको ये बताएगी कि किस इंडस्ट्री में किस प्रकार का कॉस्टिंग मेथड आप लगा सकते हैं। तो देखिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्यों है? आपको जैसे सीधे सीधे एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताओ भाई, जो कैंटीन है, ओके, कैंटीन इंडस्ट्री, वहां पे कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगाओगे? प्रोसेस कॉस्टिंग लगाओगे, जॉब कॉस्टिंग लगाओगे, सर्विस कॉस्टिंग लगाओगे या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाओगे? तो कैंटीन सर्विस प्रोवाइड करती है तो वहां पे सर्विस कॉस्टिंग लगाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस लिस्ट में जितने भी आप देख रहे हो इंडस्ट्री और उसके मेथड, इसको अपने नोटबुक में लिखिए और इसे टाइम टू टाइम एक बार देख लेना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगा। अदरवाइज जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सो फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सो सीरियल नंबर,
नेम ऑफ द इंडस्ट्री और कौन सा मेथड लगेगा। तो सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त एग्जाम्पल में भी देखा था कि शुगर इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, ठीक है। टॉय मेकिंग, ना जब टॉयज हम बनाते हैं तो टॉयज का प्रोडक्शन एक एक नहीं होता है, टॉयज का प्रोडक्शन हमेशा बैच में होता है, क्योंकि टॉयज एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक खिलौना बनाया, उसमें आपने बंदर बना दिया, दूसरे खिलौने में आपने हिरन बना दिया, नहीं, आप 100 बंदर एक साथ बनाओगे, 500 बंदर एक साथ बनाओगे, ठीक है। तो वहां पे हम लगाते हैं बैच कॉस्टिंग। स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है, क्योंकि स्टील और सीमेंट को बनाने के लिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं। बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग में मल्टीपल कॉस्टिंग। अब सर मल्टीपल कॉस्टिंग तो नहीं पढ़ाया। देखो, मल्टीपल कॉस्टिंग कोई मेथड नहीं होता कॉस्टिंग में। मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ठीक है, और जॉब कॉस्टिंग, दो से, या सीधी भाषा में बोलूं तो मल्टीपल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग मेथड है जहां पे एक से ज्यादा कॉस्टिंग मेथड लगते हैं, ठीक है, उसको हम मल्टीपल कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। स्टील और सीमेंट के अंदर ऑलरेडी दोबारा रिपीट हो रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, देखो जब आप एयरक्राफ्ट बनाते हो ना तो एयरक्राफ्ट की बॉडी बनती है, उसमें सीट्स होती है, तो सीट्स जो बनती है वहां पे बैच कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है। लेकिन जब बॉडी बनाओगे तो वो यूनिक है, ठीक है, तो वो जॉब कॉस्टिंग हो गया। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि भाई मल्टीपल कॉस्टिंग। प्रिंटिंग में जॉब कॉस्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि जो प्रिंटर्स होते हैं, जो प्रिंटिंग कंपनीज होती हैं, उनके लिए हर कस्टमर यूनिक होता है। किसी ने बोला 100 दे दो, किसी ने बोला 500 पेपर बना के दे दो, बैनर, याद आ रहा है, कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, तो वहां पे हम जॉब कॉस्टिंग लगाते हैं। हॉस्पिटल सर बहुत आसान है, सर्विस कॉस्टिंग, जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फार्मास्यूटिकल में प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। ब्रूअरीज में सिंगल यूनिट और आउटपुट। सिंगल यूनिट और आउटपुट का मतलब मैं बता देता हूं आपको, इसको ना यूनिट कॉस्टिंग भी बोला जाता है ब्रूअरीज में, ठीक है। उसके बाद कैंटीन, अगेन ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग होती है। हाउस बिल्डिंग में जब आप घर बनाते हो, सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, घर कॉन्ट्रैक्ट पे बनते हैं, तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम जनरली ज्यादा लगता है, ठीक है। और आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग जैसा ही होता है, सिमिलर होता है। रोड ट्रांसपोर्ट में अगेन आपका ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग लगेगा। रेडीमेड गारमेंट्स में बैच कॉस्टिंग लगती है, मैंने आपको टी शर्ट का एग्जांपल दिया था, अगर आप याद होगा, नहीं है तो आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक ऐसा नहीं है कि एक बार में बन जाती है, पहले एक प्रोसेस होती है, फिर दूसरी प्रोसेस होती है, फिर तीसरी, फिर जाके आपको आपकी कोका कोला और पेप्सी मिलती है, ठीक है। कोल, ठीक है, कोल आपका अगेन सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग लगता है यहाँ पे। ऑयल रिफाइनिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। ब्रिक, ओके, इसको हटा देते हैं। जो ब्रिक इंडस्ट्री होती है, जो पत्थर ईंट बनाते हैं, ईंट्स बनाते हैं, वहां पे भी सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग होती है। देन इंटीरियर डेकोरेशन, सर ये जॉब कॉस्टिंग पे आता है, क्योंकि जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं उनके लिए हर एक घर यूनिक होता है, हर एक घर की इंटीरियर डेकोरेशन अलग तरीके से होती है। कॉलेज, सर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आता है, तो सर्विस कॉस्टिंग लग जाएगी। एडवर्टाइजिंग में जॉब कॉस्टिंग होती है, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती है उनके लिए हर एक कंपनी और उनका जो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो यूनिक होता है। हर कंपनी ये नहीं बोलती कि मेरा एडवर्टीजमेंट ऐसे करो, सब अलग अलग ही बोलेंगे आपको। सोप इंडस्ट्री यानी कि साबुन, वहां पे आपका प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो सर्विस कॉस्टिंग लग जाएगा। फाउंड्रीज के अंदर जॉब कॉस्टिंग होती है। आप सोच रहे होंगे कि फाउंड्रीज क्या होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फाउंड्रीज में क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं मेटल कास्टिंग, ठीक है। अब मेटल कास्टिंग क्या होती है सर, वो भी समझ लो। मेटल कास्टिंग का मतलब होता है, कई बार आपने शायद मूवीज में या कहीं पे देखा होगा कि एक बड़े से बर्तन में जो मेटल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, लिक्विड आयरन होता है, और उसे किसी चीज में डाला जाता है जिसकी शेप में आपको प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि सपोज करिए आपको स्टार शेप का एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, आयरन का, तो आप पिघला हुआ आयरन, ठीक है, एक चीज में डालेंगे जो स्टार शेप का होगा। जैसे पिघला आयरन उसमें जाएगा और वो जम जाएगा, ठीक है, तो स्टार शेप वो निकल के बाहर आ जाएगा, करेक्ट। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटल कास्टिंग, और ये फाउंड्रीज में की जाती है, तो यहां भी हम लगाते हैं जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। देन वीडियो ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग लगते हैं, एक से ज्यादा, और जो सब असेंबली का काम होता है वहां पे ऑपरेशन कॉस्टिंग लगाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने इतने सारे कॉस्टिंग मेथड देखे, इसमें से सिर्फ एक है जो हमने कॉन्सेप्ट्स में नहीं पढ़ा था, और उसका नाम है आपका, कहाँ गया, ये देखिए, सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। तो इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का मतलब होता है जब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक ही तरीके का बना रहे हैं, ठीक है। जहां पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, ओनली वन होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिक, बस एक ही प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ब्रूअरीज में होता है,
ठीक है। और आपका जो ब्रिक होता है, आप ईंट बना रहे हो तो ईंट मतलब आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप यूनिट कॉस्टिंग लगा दो, ठीक है। उसके बाद और कहाँ हमने देखा था, ब्रिक में हो गया, कोल में, ठीक है, यहाँ भी आपका यूनिट। तो यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है ऐसा कॉस्टिंग मेथड जो हम उस केस में लगाते हैं जहां पे वन होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है एक टाइप का, ओनली वन टाइप, एक ही जैसा एकदम यूनिक प्रोडक्ट बनता है, वहां पे हम यूनिट कॉस्टिंग लगाते हैं। तो ये लिस्ट अपने पास रखिए, संभाल के रखिए और इसे टाइम टू टाइम देखते रहिए कि क्योंकि देखिए एग्जाम में आएगा तो अगर आप वहां पे ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो बस ये 26 हैं, ओके, हर 2-4 दिन में एक बार नजर मार ली और धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।